देखा हुआ कुछ सिलेक्टेड मीडिया वाले थे और वो सब कुछ हमारे कैमरों ने और सब कुछ बड़ा लार्ज स्केल पे रिपोर्ट हुआ। फिर वो हथियारों का जखीरा भी मिला। इंडियन एक्सप्रेस के सुखबीर सिवाच ने वो फ्रंट पेज पर भी पब्लिश किया। वो सारी चीज़ें वहाँ हुई थी और ये सारी चीज़ें मीडिया ने और बाकी सभी ने वो सारी चीज़ें देखी थी। गुप्ता थे और जिस रात को रामपाल बाबा को अरेस्ट किया, फिर जो उनके कमांडो थे उनकी जो कुटाई हुई वो मेरी आंखों की है। उनको कैसे मुर्गा बनाया गया, कैसे लाइन में बैठा करके, वो सब कुछ आंखों। वैसे साइकोलॉजी ये कहती है कि औरत को बहकाना बड़ा आसान है, तो बहुत बड़ा नंबर जो है औरतों का सतलोक आश्रम में जमवाड़ा होना शुरू हो गया था। तो आर्य समाज जो है के अनुयायी है आर्य समाजी, उनको सतलोक आश्रम के जो संचालक है बाबा रामपाल दास, उनको लेके काफ़ी विरोध था कि उन्होंने कोई किताब में स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कोई टिप्पणी की थी। इशू क्या है, चाहे वो डेरा सच्चा सौदा हो, चाहे सतलोक आश्रम हो, इशू ये है कि यहाँ पर डेरे का काम यहाँ तक सीमित है कि वो धार्मिक गतिविधियाँ करे, लेकिन जब वो राजनीतिक गतिविधियाँ करना शुरू कर देता है, जब वो अपने फॉलोअर्स को वोट बैंक के रूप में पॉलिटिकल पार्टी। सतलोक आश्रम के जो संचालक है बाबा रामपाल दास, उनको लेके काफ़ी विरोध था कि उन्होंने कोई किताब में स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कोई टिप्पणी की थी। तो कि एक तबका है समाज का जिसको कोई मेन स्ट्रीम समाज से कोई आइडेंटिटी नहीं मिलती, तो ये जो डेरे हैं ना, हरियाणा पंजाब में खूब डेरे हैं, तो ये उस तबके को जो गरीब तबका होता है खास करके उसको बहुत लोग, क्योंकि उस टाइम पे रोहतक के एसएसपी होते थे डॉक्टर CS राव और डिप्टी कमिश्नर होते थे रणबीर सिंह दून, तो उन्होंने बहुत ही तरीके से, बहुत ही समझदारी के साथ इस मामले को हैंडल किया। नहीं तो ये 2006 में जो एक युवक की मौत हुई थी ना, और काफ़ी सैकड़ों लोग घायल भी हुए थे, वो संख्या, मरने वालों की संख्या वो सैकड़ों में हो सकती थी अगर प्रशासन वहाँ पे सूझबूझ नहीं दिखाता। वो परोसना शुरू कर देता है, फिर वो डील करना शुरू कर देता है। समस्या वहाँ आती है, वो एक पैरेलल अथॉरिटी, पैरेलल गवर्नमेंट खड़ा हो जाता है। फिर जो गवर्नमेंट ऑफ द डे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, उसके बजाय एक ऐसी संस्था खड़ी हो गई जो प्रेशर ग्रुप बन गया। उन्होंने उठाया कि भाई इसमें ये खामियां हैं, तो उस तरफ से बात आनी चाहिए थी। खैर जो है हरियाणा के मानस की कम्युनिकेशन कमज़ोर है, उसी तलट उठा लेता है। वहाँ विरोध होता है, कोई देने के लिए तैयार नहीं होते इतना। लेकिन ये आश्रम जो है इकट्ठी ज़मीन खरीद लेते हैं, मुंह मांगे पैसे देते हैं। तो लैंड पुलिंग वाला जो मामला है, ये सारी चीज़ें हैं। अपना वर्चस्व जो है ना धराना गांव में आज के दिन पूरा बना रखा है। जब सतलोक आश्रम करोथा नमस्कार, दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम बात करेंगे करोथा सतलोक आश्रम की। 2006 में करोथा सतलोक आश्रम बंद हुआ था, प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया, खूनी संघर्ष हुआ। उसके बाद 2013 में फिर इस आश्रम को दोबारा से संचालित करने का प्रयास किया। फिर आर्य समाज और सतलोक आश्रम के अनुयायियों के बीच में टकराव हुआ और उसके बाद फिर से प्रशासन का पहरा और पुलिस की सिक्योरिटी वहां पे तैनात की गई। अब 2025 में अगस्त के महीने में सतलोक आश्रम को दोबारा से संचालित करने की प्रक्रिया शुरू की और अब नामदान और भंडारा शुरू हो चुका है। जबकि बाबा रामपाल जो सतलोक आश्रम के हेड हैं, जो यहाँ के फॉलोअर्स हैं, सतलोक आश्रम को मानने वाले हैं, वो 2013 से, जब से बरवाला की घटना हुई है, उसके बाद लगातार वो हिसार जेल में है। लेकिन एक तरफ जहाँ धनाना आश्रम के अंदर सतलोक आश्रम अपनी एक्टिविटी कर रहा है, दूसरी तरफ जो बाबा रामपाल का सबसे पहला डेरा था 1999 में जो स्थापित हुआ था करोथा आश्रम, वो दोबारा से कुछ महीनों से एक्टिव हो गया है। करोथा के लोग जिन्होंने कभी इसका पुरजोर विरोध किया था, अब जब डेरा दोबारा से संचालित हुआ है, अब उनके स्वर कुछ बदले हुए हैं। करोथा ही नहीं, डिग्गल, बालंद और आसपास के जो और गांव के ग्रामीण है,
वो भी अब सतलोक आश्रम के अनुयायियों के साथ वहाँ पे गतिविधियों में शामिल है और अब उसका कोई विरोध आश्रम का नहीं किया जा रहा। अगर आप रोहतक झज्जर हाईवे से आप गुजरेंगे तो आपको सतलोक आश्रम डीगल टोल्स, जब रोहतक से चलेंगे आप रुपया चौक से, तो डीगल गांव से पहले आपको राइट साइड में सतलोक आश्रम खुला हुआ दिखाई दे जाएगा। वहाँ पर एक्टिविटी दिखाई दे जाएंगी। मरम्मत का काम चल रहा है, रंग रोगन का काम चल रहा है। सुबह शाम जो सतलोक आश्रम के मानने वाले अनुयायी हैं वो वहाँ आते हैं, सत्संग करते हैं, अपनी रोज़ाना की जो भी क्रियाएं हैं वो सब करते हैं। तो एक तरह से जो 2006 के अंदर एक घटना हुई, फिर दोबारा से 2013 में बरवाला में इतनी बड़ी घटना हुई, उसके बाद गांव वालों ने जहां विरोध किया था अब कुछ शांत हैं और वो कह रहे हैं जब तक हमें कोई परेशान नहीं करेगा तब तक हम भी कोई विरोध नहीं करते। आश्रम का विरोध क्यों नहीं हो पा रहा, इसके पीछे की एक कुछ कारण है जो हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सतलोक आश्रम के जो अनुयायी है वो पिछले कुछ समय से सामाजिक जो कार्य हैं उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। महम चौबीसी की बात करें या डीगल, झज्जर, करोथा, मायना, सिमली गांव की हम बात करें तो जब बाढ़ का पानी, बारिश के समय में बाढ़ का पानी यहाँ पे जब खेतों में भर गया था तो सतलोक आश्रम के अनुयायियों ने अपने संसाधन लगाकर पानी खेतों से निकालने का काम किया। एक अन्नपूर्णा स्कीम सतलोक आश्रम की तरफ से चलाई जा रही है जो कि गरीबों को खाना, दाना सब उपलब्ध कराया जाता है। और जैसे डीगल गौशाला में चंदा देने की बात हो या सरकारी स्कूलों में अनुदान देने की बात हो तो सतलोक आश्रम जो है अब ऐसी गतिविधियों में अपनी भागीदारी दिखाकर लोगों का विश्वास जीतने में कामयाब हुआ है। ओपी जी, बाई चांस की बात है कि सतलोक आश्रम तो हमने कवर किया ही है, लेकिन सिरसा का जो डेरा सच्चा सौदा है मैं वहाँ भी कई साल रिपोर्टिंग की है और मुझे याद है 2003-04 में मैं सिरसा में रिपोर्टिंग मतलब जो शुरू की और उसके बाद लगातार जो भी घटनाक्रम हुए सारे कवर किए। रामचंद्र छत्रपति की हत्या और सारे जो सिस्टम हुआ, तो मैंने ना एक कॉमन चीज़ पाई सभी डेरों में कि एक तबका है समाज का जिसको कोई मेन स्ट्रीम समाज से कोई आइडेंटिटी नहीं मिलती। तो ये जो डेरे हैं ना, हरियाणा पंजाब में खूब डेरे हैं, तो ये उस तबके को जो गरीब तबका होता है खास करके उसको बहुत लुभाते हैं। एक तो उनको पहचान देते हैं, दूसरा देखो आम आदमी ना जो गरीब तबके का वो अपना दिन रात मजदूरी में ही लगा रहता है, उसको कहीं बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता और कोई पहचान नहीं मिलती। डेरों में आने के बाद एक तो उनकी आउटिंग हो जाती है, दूसरा उनको एक पहचान मिलती है कि यहाँ पर इस डेरे में जितने भी अनुयायी हैं ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है, ना कोई किसी जाति से है ना कोई धर्म है, सब एक ही गुरु के चेले हैं। तो यहाँ आपसदारी जो है ना वो सबको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस देती है। इसीलिए गरीब तबका, आप कोई भी डेरा ले लीजिए, गरीब तबका सबसे बड़ा उसका अनुयायी है। जहाँ तक सतलोक आश्रम की बात है, हरियाणा में तो हैं ही, इसके अलावा पंजाब में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में दूर दूर तक जो है ना अनुयायी फैले हुए हैं सतलोक आश्रम के। देखो सतसिंह जी, जब 2006 में ही सतलोक आश्रम के बारे में हमें जानने का मौका मिला, इससे पहले हम ज़्यादा सतलोक आश्रम के बारे में हमें जानकारी नहीं होती थी। तो जब 2006 में, जुलाई 2006 में सतलोक आश्रम में जब गुरु पर्व मनाया जाता है, गुरु पूर्णिमा, उस टाइम पे वहाँ पे हंगामा होता है और जो आर्य समाज के लोग थे, अपने इलाका तो आर्य समाज का ही काफ़ी बड़ा इलाका रहा है, हरियाणा तो आर्य समाज का एक यूँ कह सकते हैं गढ़ कह सकते हैं। तो आर्य समाज जो है के अनुयायी है आर्य समाजी, उनको सतलोक आश्रम के जो संचालक है बाबा रामपाल दास, उनको लेके काफ़ी विरोध था कि वो उन्होंने कोई किताब में
स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कोई टिप्पणी की थी। तो एक ने कई टिप्पणियां की थी। मतलब बाबा रामपाल जो है ना, देखो एक बात तो है, बाबा रामपाल ने जितनी भी टिप्पणियां की ना वो तर्क के उस पे की और उन्होंने चैलेंज भी किया तर्क के ऊपर। दूसरी तरफ से आर्य समाजियों ने सहन भी बहुत किया। देखो जो बात है वो कहनी पड़ेगी। नहीं, टकराव जो हुआ वो इसी बात पे हुआ कि उन्होंने जो स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में जो टिप्पणियां की गई थी और जो उनका जो किताब थी उसको लेके काफी विरोधाभासी बातें कही। इसके बाद आर्य समाज और सतलोक आश्रम अनुयायियों के बीच टकराव होता है 2006 में जुलाई में। कई दिन तक यहाँ पे टकराव होता है, धरने प्रदर्शन होते हैं और आखिर में गोलीबारी होती है जिसमें एक युवक की मौत भी होती है। उसके बाद जो है स्थिति अनियंत्रित हो गई। हम वहाँ पे लगातार, मैंने भी खुद भी कवरेज की वहाँ पे, और रात को जब टकराव हुआ, गोलीबारी हुई दोनों पक्षों के बीच में, तो आगजनी की घटनाएं भी हुई। वहाँ पे आसपास के जो ढाबे डुब्बे थे उनमें भी आग लगा दी गई थी। रोड जाम भी कई दिन तक रहे। सीआरपीएफ बुलानी पड़ी प्रशासन को। तो हम लोग भी वहाँ किसी न किसी तरीके से जान जोन बचा बचू के निकलने में कामयाब हो गए। तो ये जो है 2006 में हुआ। उसके बाद प्रशासन ने इसको अपने कब्जे में ले लिया था आश्रम को, और फिर आर्य समाज के जो सतलोक आश्रम का जो ट्रस्ट है उसकी तरफ से हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाके आश्रम को वापस लेने के लिए याचिका लगाई, कोर्ट केस किए गए, और आखिर में 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्रस्ट को दोबारा से आश्रम सौंप दिया गया था, सुपुर्द करने के आदेश हो गए थे। जब अप्रैल 2013 में सतलोक आश्रम को जब ये ट्रस्ट ने अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया और वहाँ पे अनुयायियों का आना जाना, आवाजाही शुरू हुई, तो आर्य समाजी फिर उन पर चढ़ाई कर दी और फिर वहाँ टकराव हुआ। वहाँ पे 3 आर्य समाजी लोगों की मौत हुई और फिर खूनी संघर्ष हुआ काफ़ी। तो तब भी प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई ऐसे आदेश नहीं थे कि यह सतलोक आश्रम को दोबारा से प्रशासन के कब्जे में लिया जाए। लेकिन बताते हैं कि बाबा रामपाल दास ने खुद आदेश दिए कि भाई अब वहाँ आश्रम को खाली कर दो, और उसके बाद वो अनुयायी वहाँ से निकल गए। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो ये जो आश्रम होते हैं ना, आखिरकार मेन जो इशू था वो इशू ये था कि गांव वालों का विरोध था। एक तो आर्य समाज ने जो भी सवाल उठाए बाबा रामपाल ने, आर्य समाजों ने उसका जवाब तर्क से ही देना चाहिए था। तर्क का जवाब तर्क से दिया जाए तो कोई जो भी तर्क सही होता लोग डिसाइड करते। इशू उन्होंने उठाया कि भाई इसमें ये खामियां है, तो उस तरफ से बात आनी चाहिए थी। खैर जो है हरियाणा के मानस की कम्युनिकेशन कमज़ोर है, वो सीधा लट उठा लेता है जो उसको पसंद नहीं होता। ये हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। लेकिन गांव वालों का भी विरोध था उस समय। गांव वालों का विरोध था कि खास करके महिलाएं जो है ना, गांव की महिलाएं, आसपास के गांव की महिलाएं जो वो बहुत बड़े नंबर में डेली सतलोक आश्रम जाती थी और ज़्यादातर समय जो है वो वहीं लगाती थी, और वहाँ बढ़िया खीर मिलती थी, हलवा मिलता था, सत्संग करती थी। लेकिन एक बात जो है ना, ये एरिया किसान कौम का है और किसान का काम है या अपने खेत में या अपने घर। भाई कमाना है अपने खेत में जाओ, नहीं तो अपने घर में बच्चों को संभालो। औरतों का तो बेसिकली ये काम होता है। लेकिन वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वो सतलोक आश्रम में हो गई शिफ्ट। एक तरह से बहुत सारे ने तो अपना घर ही छोड़ दिया था। अब इसका विरोध तो होना स्वाभाविक था। फिर ऊपर से आर्य समाजियों को बार बार टारगेट किया जा रहा था, अलग अलग तर्क देके, कुतर्क देके, जो कुछ भी हो रहा था। तो आर्य समाजी भी ताक में थे, इधर से गांव वाले भी परेशान थे, आसपास के गांव वाले भी परेशान थे। क्योंकि वैसे साइकोलॉजी ये कहती है कि औरत को बहकाना बड़ा आसान है, तो बहुत बड़ा नंबर जो है औरतों का सतलोक आश्रम में जमवाड़ा होना शुरू हो गया था। खैर वो बात वहाँ गई। फिर बरवाड़ा इंसिडेंट पे आते हैं। बरवाड़ा घटना तो मैंने खुद 10-12 दिन खुद कवरेज की है ग्राउंड के ऊपर। और वहाँ मतलब जब हाई कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट इशू किया कि रामपाल बाबा को अरेस्ट किया जाए, तो उनके जो फॉलोअर्स थे वो कहते थे कि भाई
हमारे बाबा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये जो पुलिस फोर्स चारों तरफ है ना, एक फूंक मारेंगे सब कुछ उठ जाएगा, इस तरह की बात है। ये जो अंधविश्वास है ना, और मैंने वो भी देखा, वो रात भी देखी जब अनिल राव वहाँ के आईजी होते थे, एसएसपी वहाँ के सत्येंद्र गुप्ता होते, और जिस रात को रामपाल बाबा को अरेस्ट किया, फिर जो उनके कमांडो थे उनकी जो कुटाई हुई वो मेरी आंखों की है। उनको कैसे मुर्गा बनाया गया, कैसे लाइन में बैठा करके, वो सब कुछ आंखों का देखा हुआ। कुछ सिलेक्टेड मीडिया वाले थे और वो सब कुछ हमारे कैमरों ने, और सब कुछ बड़ा लार्ज स्केल पे रिपोर्ट हुआ। फिर वो हथियारों का जखीरा भी मिला। इंडियन एक्सप्रेस के सुखबीर सिवाच ने वो फ्रंट पेज पर भी पब्लिश किया। वो सारी चीज़ें वहाँ हुई थी और ये सारी चीज़ें मीडिया ने और बाकी सभी ने वो सारी चीज़ें देखी थी। इशू क्या है, चाहे वो डेरा सच्चा सौदा हो, चाहे सतलोक आश्रम हो, इशू ये है कि यहाँ पर डेरे का काम यहाँ तक सीमित है कि वो धार्मिक गतिविधियाँ करे, लेकिन जब वो राजनीतिक गतिविधियाँ करना शुरू कर देता है, जब वो अपने फॉलोअर्स को वोट बैंक के रूप में पॉलिटिकल पार्टीज को परोसना शुरू कर देता है, फिर वो डील करना शुरू कर देता है, समस्या वहाँ आती है। वो एक पैरेलल अथॉरिटी, पैरेलल गवर्नमेंट खड़ा हो जाता है। फिर जो गवर्नमेंट ऑफ द डे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, उसके बजाय एक ऐसी संस्था खड़ी हो गई जो प्रेशर ग्रुप बन गया। समस्या यहाँ आती है, कानून, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर डेरे खड़े हो जाते हैं, समस्या यहाँ आती है। और फिर सबसे ज़्यादा पिसता है आम आदमी, और आम आदमी में महिलाएं और बच्चे सबसे ज़्यादा इसमें पिसते हैं। सतसिंह जी, जब 2006 का ये खूनी संघर्ष हुआ, उसके बाद मामला जाता कोर्ट में। अब कोर्ट में जब दोनों पक्षों की वहाँ पे बहस होती है तो जनता की तरफ से एक वकील खड़े होते हैं। हालांकि आजकल वो हमारे बीच में नहीं है, भगवान के पास है, रामेर हुड्डा एडवोकेट। काफ़ी सीनियर मोस्ट एडवोकेट थे वो, रोहतक बार में प्रैक्टिस करते थे। तो जब वो वहाँ पे बहस करते थे, वो अपना पक्ष रखते थे जनता की तरफ से, तो लोग जो है ना दूर दूर के वहाँ पे सुनने के लिए पहुँचते थे। वकीलों की फौज वहाँ पे खड़ी हो जाती थी, क्योंकि वो इतने चुटकीले अंदाज में वो बातें रखते थे। एक बार तो मुझे याद है, मैं खुद भी वहाँ पे कोर्ट में कवरेज के लिए गया हुआ था, तो वहाँ पे कहा कि माय लॉर्ड, जज को कहते हैं रामेर हुड्डा एडवोकेट साहब, कि ये बाबा जो है ना, इसको आप हल्के में मत लीजिए। हो सकता है कि इसके जो हाथ है वो मुंबई बम कांड से भी जुड़े हो, इसके जो है वो मतलब जो उसमें वो थे ना, जो बम्बई कांड का जो मेन अक्यूज्ड था, जो कि दुबई में और फिर कराची में भी रहा, बोला उसके साथ हाथ मिलाया हो सकता है इनका। तो जज साहब भी उनकी वो बातें सुन के उनके भी होठों पे और चेहरे पे मुस्कान आ जाती थी। तो मतलब ये है कि उसमें इतने आरोप लगे, इतने अखबारों ने ऐसी ऐसी खबरें छापी। कई अखबारों ने तो इस आश्रम के बारे में, मतलब क्या था कि होड़ लगी थी कि कौन अखबार कल अच्छी कवरेज देगा, कौन अखबार किससे एक्सक्लूसिव स्टोरियाँ निकालेगा। तो उसमें ऐसी ऐसी बातें लिख दी गई अखबारों ने। एक अखबार ने तो ये लिखा, नेशनल अखबार ने, कि वहाँ पे सोने चांदी के ना बोरे मिले हैं, नोटों की बोरियां मिली है, वहाँ पे पता नहीं क्या क्या मिले हैं। तो आश्रम के अनुयायियों ने जब बाद में जब मामला थोड़ा सा ठंडा हुआ तो अखबार को नोटिस भेजा कि वो जो आप लोगों ने नोटों के बोरे बताए थे और सोने चांदी के जो बोरे वहाँ पे मिले थे, वो हमारे मिल नहीं रहे, गायब है। तो आप बताइए वो कहाँ पे रखे हुए हैं या हमें उपलब्ध करवाइए। कई अखबारों को नोटिस देना पड़ा, कई करोड़ मान आने का नोटिस झेलना पड़ा, बाद में वो कंप्रोमाइज की बात। तो ऐसी जब घटनाएं होती है सतसिंह जी, तो बहुत ही संजीदा और संवेदनशील तरीके से ही कवरेज भी होनी चाहिए। प्रशासन ने इस मामले में पूरी एहतियात बरती, क्योंकि उस टाइम पे रोहतक के एसएसपी होते थे डॉक्टर CS राव और डिप्टी कमिश्नर होते थे रणबीर सिंह दून। तो उन्होंने बहुत ही तरीके से, बहुत ही समझदारी के साथ इस मामले को हैंडल किया। नहीं तो ये 2006 में जो एक युवक की मौत हुई थी ना, अब काफ़ी सैकड़ों लोग घायल भी हुए थे, वो संख्या, मरने वालों की संख्या वो सैकड़ों में हो सकती थी अगर प्रशासन वहाँ पे सूझबूझ नहीं दिखाता। तो देखिए, मीडिया की जहाँ तक बात है तो मीडिया भी ऐसे मौक़ों की तलाश में रहता है। चाहे वो डेरा सच्चा सौदा बड़ा घटनाक्रम हो, जब राम रहीम बाबा को अरेस्ट किया गया है, रामपाल को अरेस्ट किया, फिर मीडिया जाता है खुला,
फिर उनका जो मन करता अच्छा, है। सोर्स ऐसे होते हैं? नहीं, वो सोर्स नहीं के आधार पे होते, ऐसा मन किया। गढ़ंत कहानियां लिखते हैं। ये वाकई में मीडिया का बहुत ही मतलब इससे आम आदमी जो है ना भ्रमित भी होता गलत है। चेहरा, जैसे ऑनर किलिंग हो जाए, मन गढ़ंत कहानियां लिखते हैं। रिपोर्टर ऑफिस से जाते हैं, जी मैं फील्ड में जा रहा हूँ, फील्ड में कुछ नहीं, इधर उधर चाय पी के इधर उधर बात करके, और जो कुछ भी उनको सुनाई देता है सूत्रों के हिसाब से खबर लिखा, जो बहुत ही गलत है। तो सतलोक आश्रम वाले घटनाक्रम में भी वही हुआ, मन गढ़ंत कहानियां लिखी गई और ऐसी ऐसी बातें लिखी गई जो मैं कहता हूँ सच से कोसों दूर थी। लेकिन लार्जली मीडिया का जो काम है वो सच को उजागर करना है। तो चलो ये भी घटनाएं हो जाती हैं। तो जो जो चैलेंज है ना, अब सतलोक आश्रम अगस्त से जैसे आप बता रहे हैं दोबारा से एक्टिव हो गया है, वहाँ सुबह शाम आरती अब तो होती देश है से अपना। अलग अलग अब राज्यों से शायद अनुयायी भी आने शुरू हो अब गए हैं वहाँ पे। पाठ भी बता रहे हैं जल्दी ही शुरू हो जाएगा पाठ होना भी। खीर वीर बनती हैं, बाकी हलवा बनता है, गांव वालों को बुलाया जाता है कि भाई आप आइए खाइए, सारी बातें वहाँ तक बातें ठीक है। देखो, जब तक धार्मिक गतिविधियां कर रहे हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सब कुछ कानून की नज़र के अंदर होना चाहिए। आपको मैं बताऊं कि जब डेरा सच्चा सौदा पे मामला चल रहा था राम रहीम पे, तो सीबीआई जब कभी इन्वेस्टिगेशन के लिए डेरा के अंदर आती थी ना, तो बाहर उनके सारे हथियार, सारी चेकिंग होती थी बकायदा, और फिर उनको अंदर एक बंदर की तरह ले जाया जाता था। क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे? बाबा के कमांडो चारों तरफ से घेरे हुए होते थे। तो आप ये मानिए सुरक्षा एजेंसीज के लिए कितनी मुश्किल होती है। और बाबा वहाँ सिंहासन पे बैठते थे और ऐसे सीबीआई की मुझे और तो पुलिस के लगता अफसर नहीं नीचे जमीन पे बैठते मुझे थे। तो लगता नहीं सीबीआई भी आई होगी, बाबा से कोई मिलवाया होगा। क्योंकि मीडिया के अंदर जो पोस्ट, जो पिक्चर्स आती थी, जो फोटो आते थे, कभी पंजाब के सीएम, पूर्व सीएम, कांग्रेस के, बीजेपी के, अकाली के आके और बाबा के सामने हाथ जोड़ के खड़े होते थे, जी हमें वोट देना, अपना आशीर्वाद देना। अब ऐसा व्यक्ति जिसके सामने हरियाणा पंजाब के बड़े से बड़ा धुरंधर नेता, बड़े से बड़े नेता हाथ जोड़ के खड़े होते हैं वोट बैंक के लिए, वो सीबीआई को क्या माने, वो राज्य पुलिस को क्या माने, वो डीसी को क्या माने, वो अलग बात है। इलाज इन्हीं लोगों ने उनका किया। तो कहने का मतलब ये है कि डेरा ऑपरेट करे, कोई दिक्कत नहीं। देखो, डेरे के बहुत सारे फायदे भी हैं, नशा छुड़वाते हैं ये, और आप ये देखिए कि एक गरीब तबके को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग देते हैं, सेंस बिना दहेज की शादियां करवाते हैं। आइडेंटिटी करवाते हैं। बहुत सारे लोगों जिनको खाने पीने की दिक्कत है, मतलब जीविका का कोई साधन नहीं है, उनको काम भी देते हैं, उनको रोटी पानी भी देते हैं, और एक बढ़िया प्योर माहौल देते हैं। वहाँ तक बात ठीक है। लेकिन जैसे ही बाबा जो है ये कहता है कि मुझे तेरी 100% लॉयल्टी चाहिए और कोई सवाल नहीं पूछेगा, सवाल पूछेगा तो तू मेरा बढ़िया चेला नहीं है, जब वो लाखों लोगों को ऐसे बहका लेता है तो वहीं समस्या होती है। और डेरा सच्चा सौदा वाले बाबा राम रहीम का भी मामला यहीं बिगड़ा, जब वो वोट ट्रांसफर करवाने लगा ना, और इस तरह से कहते हैं कि प्रेशर भी करता था, तो वहाँ से मामला गड़बड़ा गया। और उसके बाद तो फिर फाइलें खुली, सजा, लाइफ टाइम सजा हो गई है। अब तो कभी कभी उनके दीदार होते हैं, वो मीडिया से ही पता लगता है कि भाई 1 महीने की बेल पे या 28 दिन की बेल पे बाहर आ गए हैं, फिर अंदर चले गए हैं। तो अंदर बाहर ये चलता रहेगा। क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना, जब फॉलोवर्स सवाल पूछना छोड़ देते हैं कि हमारा बाबा तो भगवान है। महम में जो बाढ़ के अंदर सारे खेत डूब गए थे, और बाबा रामपाल के जो अनुयायी हैं सतलोक आश्रम ने उनको फ्री मोटरें बांटी, इतनी मोटरें बांटी, किसी को मना नहीं किया, और उसका किसान आज भी धन्यवाद करते हैं। लेकिन फिर ये कहना लोगों के बीच में कि ये तो भगवान है, तो वहाँ समस्या है। वो कहते हैं कि भाई हमारी मदद की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो भगवान है, उसको भगवान का ट्रीट करो, ये यहाँ मामला गड़बड़ है। अब तो आसपास के लोग जो है वो, जैसे ही सतलोक आश्रम करोथा अब संचालित हो गया दोबारा से, तो आसपास के जो गांव के कई लोगों से मेरी बात भी हुई है, उनका तो ये भी कहना है कि सतलोक आश्रम जो ट्रस्ट है वो आसपास इसका विस्तार करने के लिए ना ज़मीन खरीदना चाहता है। कुछ लोगों को ऑफर भी दिए हैं, और उनको ऐसा भी सुनने में आया कि 1 एकड़ की
कीमत 1 करोड़ रुपए के आसपास। रोड के आसपास तो 1 एकड़ की कीमत 1 करोड़ से पहले ही ज्यादा है। हाँ, ऐसा जहाँ कुछ पर सतलोक सुनने में आया कि आश्रम भाई है। बहुत अच्छी मोटी रकम जो है वो जमीन के रूप में। और दूध का दी भी जाती सुनने है। में आया है कि आप कितना दूध दीजिए, तो 100 रुपए गांव के किलो। आसपास के गांव के लोग जो दूध बेचने के लिए दिल्ली जाते हैं ट्रेन में बैठ के, या आसपास के दूधिया रोहतक, को देते झज्जर या हैं, शहरों में जो जाते हैं, 70-75 या दूधिया रुपए में बिकता जाते है। हैं, तो वो दूध भी 100 रुपये के आसपास, जो प्योर दूध कोई आश्रम को देना चाहे तो 100 रुपये तक की कीमत का दूध वो आश्रम जो है वो लेने के लिए तैयार है। क्योंकि आश्रम में जो है दूसरे स्टेट के भी जो है ना, पश्चिम बंगाल से, आपका महाराष्ट्र से, झारखंड से, बिहार से, यूपी से, राजस्थान से, हिमाचल प्रदेश से, मतलब वहाँ से भी बहुत ज़्यादा अनुयायी आश्रम में आते हैं। तो वहाँ पे तो दूध की, दही की, अनाज की, सब्जियों की बहुत ज़्यादा खपत होती है। तो आसपास के लोगों को ये भी ऑफ़र किया है कि अगर वो दूध देना चाहे आश्रम को तो वो भी अच्छे दाम पे आश्रम खरीदने के लिए तैयार है। तो आप ये देखिए ना कि एक आश्रम चलता है, उसके आसपास के अगर लोगों को रोजगार मिलता है तो लोग तो देखो क्यों विरोध करेंगे उसका। नहीं, धनाना गांव है, धनाना गांव में आप जाके देखिए, धनाना गांव में बहुत सारी जमीन आज के दिन सतलोक आश्रम के पास है और वो उन्होंने खुली छूट दे रखी है। जैसा सुनने में आता है कि आप कितनी जमीन आप हमें दो। लैंड पूलिंग में जो देखो, हरियाणा सरकार अगर जमीन इकट्ठा खरीदना चाह रही है ना तो वहाँ विरोध होता है, कोई देने के लिए तैयार नहीं होते इतना। लेकिन ये आश्रम जो है इकट्ठी जमीन खरीद लेते हैं, मुंह मांगे पैसे देते हैं। तो लैंड पूलिंग वाला जो मामला है, ये सारी चीज़ें हैं, अपना वर्चस्व जो है ना धनाना गांव में आज के दिन पूरा बना रखा है। जब सतलोक आश्रम करोथा बंद था, जब यहाँ पे गतिविधियाँ नहीं होती थी ट्रस्ट की तरफ से आश्रम के, तो सिंहपुरा के आसपास भी उन कुछ ज़मीन वहाँ पे आश्रम ने ली और वहाँ पे ये भंडारा, हर साल भंडारा लगना है, नामदान की जो प्रक्रिया की जाती है या पाठ वहाँ पे किए जाते हैं, सत्संग वहाँ पे किया जाता, तो लंबे समय से वहाँ पे भी होता जा रहा था जी। तो साथियों, करोथा में जो सतलोक आश्रम सबसे पहला जहाँ एग्जिस्ट करता है, दोबारा से वहाँ गतिविधियाँ शुरू हो गई हैं। डेरों का काम है धार्मिक कार्य करना, डेरों का काम राजनीति करना नहीं है। डेरों का काम और सरकार को या किसी समाज को प्रभावित करना नहीं है। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्योंकि हमें जो सही लगा वो आपके सामने हमने आज चर्चा की। हो सकता है आपके विचार अलग हों, वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं। हो सकता है आप हमारे विचार से समर्थन करते हों, वो भी कमेंट करके हमें बताएं। करोथा सतलोक आश्रम के बारे में आपकी भी कोई राय है, आपकी भी कोई पुरानी बात, यादगार कोई ऐसी बात है कि जो आप हमें बताना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार।